जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को भारत में एक हत्याकांड होता है। उस हत्याकांड को नाम दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि इसी महीने 13 अप्रैल के दिन पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस कांड को अंजाम देता है अंग्रेजी सरकार। उस समय भारत में दौर था अंग्रेजी सरकार का। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 13 अप्रैल के दिन 1919 में भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर, जिस अमृतसर शहर को बसाने वाला व्यक्ति था रामदास, तो इस अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक कांड को अंजाम दिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। वो उसका नाम हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जलियांवाला बाग एक व्यक्ति की संपत्ति थी उससे पहले, जबकि उस दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं भारत के नागरिक। क्योंकि 1919 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम था रोलेक्ट एक्ट। उस रोलेक्ट एक्ट के विरोध के कारण वहाँ पर जनता शांतिपूर्वक सभा कर रही होती है और वह दिन था वैसाखी का दिन। उस दिन मेला लगा हुआ था, पब्लिक इकट्ठा हो रखी थी और जब पब्लिक को पता चलता है रोलेक्ट एक्ट का विरोध शांतिपूर्वक किया जा रहा है, तो जो मेले में गए हुए लोग भी उस सभा में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि रोलेक्ट एक्ट का तात्पर्य है एक ऐसा कानून जिसमें 2 साल तक के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के ओनली शक के आधार पर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। और इसी रोलेक्ट एक्ट के कारण ही वहाँ के 2 लोकल नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी सरकार अरेस्ट कर लेती है और भारतीय जनता उन दोनों को जेल से रिहा कराने के लिए जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक शांतिपूर्वक सभा कर रही होती है। और बैसाखी का दिन होने के कारण, उस दिन वहाँ मेला होने के कारण पब्लिक बहुत अधिक मात्रा में पहुँचती है। और जब पब्लिक को पता चलता है कि यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा है और भारतीय जो नेता हैं उनको जेल से रिहा कराने के लिए भारतीय नेता रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, उसी समय अंग्रेजी सरकार के जो जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी होते हैं वह अपने 90 सैनिकों के साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड में पहुंचते हैं और वहां पर अंजाम देते हैं हत्याकांड को। अपने 90 सैनिकों के साथ 2 तोप के साथ उस बाग में पहुंचते हैं। उस बाग में जाने और निकलने के लिए एक संकरी गली है जो कि 4 से 5 फुट की है, उसमें पब्लिक अंदर चली गई। उसके बाद से अंग्रेजी सरकार के जनरल और डायर पहुंचते हैं अपने 90 सैनिकों के साथ और मुख्य दरवाज़ा, जो बाहर निकलने का जो मुख्य रास्ता है, वहाँ पर तोप लगवा देते हैं बाहर की ओर। तोप अंदर नहीं जाने के कारण तोप को बाहर की ओर लगवा देते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं फायर। यानी कि 15 मिनट के अंदर उस समय में 1650 राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें 1000 से अधिक भारतीयों की मौत हो जाती है, जबकि 2000 से अधिक भारतीय घायल हो जाते हैं। क्योंकि जब फायर का आदेश दे दिया जाता है जनरल डायर के द्वारा, तो 1650 राउंड में भारतीय मारे जाते हैं और कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, जबकि बाहर निकलने का रास्ता बंद है। और जिस रास्ता था वहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने तोप और अपने सैनिक खड़े कर रखे थे, जिससे भारतीय बाहर नहीं जा पाए। और उसी जलियांवाला बाग में एक अंदर में एक कुआं होता है, अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं।
दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस कुएं में कूद जाने के कारण व्यक्ति मारे जाते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक गिरने के कारण व्यक्तियों की मौत हो जाती है। आज भी महारानी जो एलिजाबेथ थी, इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि चढ़ाई थी, और उन्होंने भी इस घटना को शर्मसार घटना बताया था। जबकि अंग्रेजी सरकार ने आज तक भारतीयों से इस घटना के कारण माफ़ी नहीं मांगी। ऐसे ही एक बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी अब इस स्मारक पर आए थे, यानी कि भारत यात्रा पर आए थे, तो इस स्मारक पर भी गए थे। उन्होंने अपनी विजिटर्स बुक में लिखा था, ब्रिटिश इतिहास की यह घटना शर्मसार थी। जबकि आज तक उन्होंने भारत से माफ़ी नहीं मांगी। दोस्तों, इस हत्याकांड में भारतीयों की मौत हो जाने के बाद एक एक्ट, यानी कि एक कानून पास किया गया, जिसमें उस हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। उसमें जो अंग्रेजों ने संख्या बताई थी, 379 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर दी थी। जबकि भारतीय ने जो कमेटी बैठाई थी, उसकी जांच की थी, उसमें 1000 से अधिक भारतीयों के मारे जाने की सूचना मिली। दोस्तों, आज भी जलियांवाला बाग में 388 व्यक्तियों के शहीद होने की सूचना लिखी हुई है। जबकि वर्तमान में अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची अंकित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह घटना बहुत ही शर्मसार घटना थी अंग्रेजी इतिहास में, और उसी दिन से ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत होती है। क्योंकि जो रोलेट एक्ट था, उसके दौरान रोलेट एक्ट, उस कानून को इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि रोलेट एक्ट को चलाने वाले व्यक्ति, यानी कि उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रोलेट। उसकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसको नाम दिया गया था रोलेट एक्ट। और इसी रोलेट एक्ट के तहत भारत के दो नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किए जाने के कारण, ये कांग्रेसी नेता थे, इनको अरेस्ट किए जाने के कारण भारतीय जनता अपनी शांतिपूर्वक सभा कर रही होती है, और अंग्रेजी जनरल, उस समय के अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं। मात्र 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड फायर किए जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई भाई या बहन पुलिस या फौज की नौकरी कर रहा है, तो उसको पता होगा 1650 राउंड 15 मिनट में कितनी भयंकर स्थिति रही होगी। दोस्तों, भारतीय पब्लिक अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाती है, और वहीं पर एक व्यक्ति होता है, उधम सिंह नाम का व्यक्ति, जिसका जन्म 1899 में होता है, और मात्र 40 साल की उम्र में वह शहीद हो जाता है। क्योंकि उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी ने इस घटना का बदला लेने के लिए अपने मन में प्लानिंग की थी। उसी दिन सोच लिया था, मैं इस जनरल डायर को मारूंगा। दोस्तों, जो उधम सिंह नाम का व्यक्ति था, उसके माता पिता का देहांत हो जाने के बाद वह अपने भाई के साथ अनाथ आश्रम में रहता था। कुछ समय बाद उसके भाई की भी मौत हो जाने के बाद वह अनाथ आश्रम से छोड़कर अपने लिए पैसा जुटाने के लिए, मतलब कि बदला लेने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए वह कारपेंटर का काम करता है। और कारपेंटर का काम करते करते वह इतना पैसा जुटा लेता है कि वह अमेरिका पहुंच जाता है। और अमेरिका पहुंचने के बाद वह कुछ समय वहाँ जॉब करता है, और फिर अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचता है। और ब्रिटेन पहुंचने के बाद वह एक होटल में काम करता है, क्योंकि उसको बदला लेने के लिए एक रिवॉल्वर और कुछ साधन की जरूरत थी। उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी थी, जिसमें 6 गोलियां थी। तो दोस्तों, जो उधम सिंह नाम का व्यक्ति था, उसका जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था, और इनके माता पिता का देहांत हो गया, और इनके भाई का देहांत होने के बाद यह 1934 में लंदन पहुंचते हैं। और 1940 में इनको, जून 1940 में इनको दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि ये 1934 में लंदन पहुंचते हैं, 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर खरीदते हैं, और 1940 में ही यह उधम सिंह
एक कोक्सटन हॉल है अमेरिका में, उसमें एक सभा चल रही होती है। कोक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन के कोक्सटन हॉल में एक बैठक हो रही होती है। वहां पर जनरल और डायर को एक गोली मार देते हैं, और वहां से वह चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागते नहीं है, क्योंकि वो भागते नहीं है और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे, वह उनको अरेस्ट करने से डर रहे थे। उन्होंने बोला, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप डरिए मत, आप मेरे को अरेस्ट कीजिए, मेरे को बदला लेना था, मैंने बदला ले लिया भारतीय जनता का, जिसको इन्होंने बहुत ही भयावह मौत के घाट उतारा था। मैं उसी दिन प्रण किया था मैं इस व्यक्ति को मारूंगा, और मैंने वह प्रण आज पूरा कर लिया। और दोस्तों, एक इतिहासकार होते हैं मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म सम्मान के प्रतीक थे, और इसीलिए यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदल कर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। राम में हिंदू है, मोहम्मद में मुस्लिम है, सिंह आज़ाद में सिख है, और ये सिख धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, इन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद अपना नाम रखा क्योंकि इतिहासकार मालती मलिक बताते हैं उधम सिंह देश में सर्वधर्म फैलाना चाहते थे, यानी कि सभी धर्म एक समान है। दोस्तों, उधम सिंह ने जिस जनरल डायर को मारा था, वह जो गोली चलाने का जो आदेश देता है उनको नहीं मारा। आज तक यह सभी बुक्स में कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन आज इस बुक से, इस वीडियो से दूर करूंगा। दो डायर होते हैं उसी समय में 1919 में, जो भारत में गोली चलाने का आदेश देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो अंजाम देते हैं, उनकी उनको 1919 के बाद यहाँ से लंदन भेज दिया जाता है, और वहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। और वहाँ जाने के बाद उनका नाम था रेगलिनोल्ड डायर, एक दूसरा माइकल ओ डायर, और उनका नाम था रेगिनोल्ड डायर। 1927 में इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यह कुछ बीमारी के चलते इनकी मौत 1927 में हो जाती है। और जो उधम सिंह जिस व्यक्ति को 1940 में मारता है, उस व्यक्ति का नाम है माइकल ओ डायर। और ये माइकल ओ डायर उस समय 1919 में पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, जिनको उधम सिंह मारता है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से यानी कि जो रोलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार एक कानून लाती है, उस रोलेट एक्ट का विरोध करते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और आह्वान करते हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, और विरोध किया जाएगा। और जब ये घटना हो जाती है, तो महात्मा गांधी अपना जो रूलेट एक्ट विरोध है वो वापस ले लेते हैं, क्योंकि उसी समय महात्मा गांधी जी, जिनको केसर हिंद की गांधी दी गई थी, वह उपाधि लौटा देते हैं। महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई थी केसर हिंद की उपाधि, अंग्रेजी सरकार ने वह उपाधि वह लौटा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने दी थी, वह भी उस नाइटहुड की उपाधि को इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर वापस लौटा देते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 व्यक्तियों के हंटर कमीशन का गठन करती है, जिसमें भारतीय नहीं रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश सरकार उस कमेटी का गठन करती है जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करेगा, और उसमें वह 379 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर देती है, जबकि 1000 से अधिक भारतीय सैनिक और जनता मारी गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह 13 अप्रैल 1919 का बहुत ही भयानक और शर्मसार घटना थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यहीं से ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत होती है। दोस्तों, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी जब भारत में आते हैं, तो इस घटना को वह शर्मसार घटना बताते हैं, अपितु वह भारत से माफी नहीं मांगते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उन्होंने भी इस घटना को शर्मसार बताया, जबकि आज तक ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजी सरकार ने भारत से इस हत्याकांड के लिए भारत से माफी नहीं मांगी। दोस्तों, यह घटना बहुत ही शर्मसार थी। इस घटना में शहीद हुए व्यक्तियों के लिए उधम सिंह नाम का एक क्रांतिकारी, जिसका जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में होता है, और वह इस घटना का बदला लेते हैं। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच जाते हैं, और लंदन पहुंचने के बाद 1940 में वह माइकल ओडायर को मार देते हैं। कैक्सटन हॉल में एक बैठक चल रही होती है, उस बैठक में जाकर
उसको गोली मार देते हैं और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाता है और जून 1940 में इनको दोषी ठहराया जाता है। 31 जुलाई 1940 को इसको उधम सिंह को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और जिस जेल में इनको फांसी की सज़ा दी जाती है उस जेल का नाम है पेंटेविले जेल, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी गई यह कहानी में आपको कुछ इंटरेस्ट बातें पता चलती हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका रक्त इस देश के काम आता है। उस 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए भारतीयों के लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका रक्त इस देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।